Today we are going to discuss about the hypothesis of heterosis, or you can say some theories which ensure the heterosis. It's okay. There are many theories. कुछ साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिक बेसिस को मानते हैं, जेनेटिक रीजन है हेटेरोसिस के आने का। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि इसके पीछे बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी मॉलिक्यूलर साइंस है जो हेटेरोसिस को इंश्योर करता है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि इनका फिजियोलॉजिकल कंपोजिशन जो है वो हेटेरोसिस को इंश्योर करता है। यानी डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के थियरीज देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं कि हेटेरोसिस इसके वजह से आता है। हम सबके हाइपोथेसिस किसी न किसी प्लांट्स को लेके सही भी हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्लांट्स पे ये सभी हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं किसी एक प्लांट्स के लिए सभी थियरीज अप्लाई नहीं होते हैं, या फिर सभी प्लांट्स के लिए कोई एक थियरीज अप्लाई नहीं होता। ये थियरी डिपेंड करता है, ठीक है, प्लांट टू प्लांट। जैसे कुछ ओलिगोजेनिक कैरेक्टर हैं जिनमें ओवरडायनेमिक्स थियरी, जेनेटिक बेसिस ऑफ थियरी अप्लाई होता है। कुछ ऐसे मोनोजेनिक कैरेक्टर हैं जिसपे डोमिनेंस हाइपोथेसिस अप्लाई होता है। तो ये जितने भी हाइपोथेसिस हैं ये सभी किसी न किसी प्लांट्स के लिए सही भी हैं। ओवरऑल किस थियरी को कितना मान्यता दिया गया है, किसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, ये डिस्कशन का पार्ट है। वो डिस्कस करने के बाद क्लियर होगा कि किस और क्यों इस थियरी को ज़्यादा मान्यता मिला, ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला और दूसरे वाले को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। इसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। अगर हेटेरोसिस की थियरी की बात करें, हाइपोथेसिस की बात करें, तो ये 4 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो जेनेटिक बेसिस है, जेनेटिक बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, जेनेटिक थियरी ऑफ हेटेरोसिस, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कुछ जेनेटिक्स के ऐसे कंसेप्ट, ऐसे थियरी जो हेटेरोसिस को इंश्योर करते हैं। यानी जेनेटिक बेस पे कुछ हाइपोथेसिस दिया गया है जो इंश्योर करता है कि हेटेरोसिस इसी के जीन के कारण आता है। जेनेटिक बेसिस ऑफ थियरी में हम पढ़ेंगे तीन तरह के हाइपोथेसिस: डोमिनेंट, ओवर डोमिनेंट, एंड एपिस्टेसिस। ठीक है। सिंपल जेनेटिक बेसिस में कुछ ऐसे साइंटिस्ट है जो कहते हैं कि हेटेरोसिस डोमिनेंट जीन के द्वारा होता है। कुछ ऐसे कहते हैं जो ओवर डोमिनेंट जीन के द्वारा होता है, जिसको ओवर डोमिनेंस आल्सो नोन एज सिंगल जीन हेटेरोसिस, और यू कैन से सुपर डोमिनेंट हेटेरोसिस। यानी एक सिंगल जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, हेटेरोसिस के लिए। और कुछ ऐसे साइंटिस्ट का मानना है कि इनके बीच नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जो होता है दो जीन के बीच, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेटेरोसिस के लिए। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेकेंड हो गया, कुछ ऐसे बायोमेट्रिक्स को मानने वाले भी होते हैं जो ये कहते हैं कि इसके पीछे कुछ फार्मूला वगैरह है, मैथमेटिक्स है जो हेटेरोसिस को इंश्योर करता है। तो हम बायोमेट्रिकल बेसिस भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। बायोमेट्रिकल बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। देन थर्ड क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल बेसिस। फिजियोलॉजिकल बेसिस यानी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि ये जो प्लांट्स का फिजियोलॉजी है ये इंश्योर करता है अगर हेल्दी है तो ज़्यादा हेटेरोसिस होगा, अनहेल्दी है तो कम हेटेरोसिस होगा, ठीक है। किसी किसी प्लांट्स पे ये भी अप्लाई होता है। फोर्थ वन है मॉलिक्यूलर बेसिस। यानी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि इनके बीच बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हेटेरोसिस आता है। यानी जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो हाइब्रिड का जो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होता है, या कह सकते हैं कि आउट ऑफ द स्केल परफॉर्मेंस होता है, जो हमने हेटेरोसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे जब हम दो डिफरेंट पेरेंट्स का हाइब्रिड बनाते हैं तो जो हाइब्रिड का परफॉर्मेंस है वो अनएक्सपेक्टेड होता है या आउट ऑफ द स्केल होता है, जो कि हेटेरोसिस कहलाता है, ठीक है। वो हेटेरोसिस कैसे आता है? According to genetic basis of heterosis due to the dominant gene or over-dominant gene or epistatic, यानी दो जीन के बीच इंटरेक्शन की वजह से, जिनको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। कुछ ऐसे बायोमेट्रिशियंस हैं जो ये बोलते हैं कि इसके पीछे कुछ मैथमेटिक्स है, इसके परफॉर्मेंस के पीछे, ठीक है, विच आल्सो वी हैव डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बेसिस। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका मानना है कि प्लांट्स का फिजियोलॉजी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेटेरोसिस के लिए। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मॉलिक्यूलर का थ्योरी बताते हैं या मॉलिक्यूलर का हाइपोथेसिस देते हैं और ये कहते हैं कि जो हेटेरोसिस है इनके पीछे मॉलिक्यूल्स का
मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हेटेरोसिस के लिए। इट्स ओके। तो हम स्टार्टिंग से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस से। इट्स ओके। जेनेटिक बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कुछ ऐसे हाइपोथेसिस जो जेनेटिक बेस हैं, जो ये बताते हैं कि इस हेटेरोसिस के पीछे जीन का हाथ है। ठीक है, यानी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेटेरोसिस। इट्स ओके। तो जीन में भी स्पेशली किस प्रकार के जीन इन्वॉल्व हैं, डोमिनेंट जीन इन्वॉल्व हैं या फिर कुछ जीन के बीच इंटरेक्शन है, इसके भी अलग अलग थियरी हैं और ये सारे थियरी वर्क करते हैं किसी न किसी प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसमें जेनेटिक बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हेटेरोसिस के संबंध में जेनेटिक बेसिस थ्योरी है। ठीक है, जेनेटिक बेसिस थ्योरी में फर्स्ट डिस्कस करते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस जो होगा वो डोमिनेंट हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो हेटेरोसिस आ रहा है, यानी हाइब्रिड बनाने में दो पेरेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो हाइब्रिड आता है उस हाइब्रिड का जो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है जिसको हम हेटेरोसिस बोलते हैं, वो हेटेरोसिस डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। ठीक है, सिंपल, जैसे कोई हम क्रॉस बनाते हैं, पेरेंट ए है, इसका क्रॉस बनाते हैं पेरेंट बी से, ये हमारा आ गया हाइब्रिड। ये कह रहे हैं कि इस हाइब्रिड में अगर हेटेरोसिस है तो ये हेटेरोसिस इज ड्यू टू द डोमिनेंट जीन। चाहे डोमिनेंट जीन किसी पेरेंट्स में है, वो डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है हेटेरोसिस के लिए। अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे डोमिनेंट जीन, इनके अकॉर्डिंग डोमिनेंट जीन हेटेरोसिस क्रिएट करता है। डोमिनेंट हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डेवनपोर्ट इन 1908। यानी सबसे पहले इस हाइपोथेसिस को, या फिर कह सकते हैं कि ये जो हेटेरोसिस आ रहा है इसमें डोमिनेंट जीन का हाथ है, डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल है इस हेटेरोसिस के लिए। ये कंसेप्ट सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया? डेवनपोर्ट ने 1908 में। ठीक है, इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया गया मेनी अदर साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग इंडिपेंडेंटली, देन explained by independently explained by Bruce, Keibel and Pellew in 1910। 1908 में डेवनपोर्ट ने इसको रिपोर्ट किया था और इसके बाद 1910 में कीबेल, ब्रूस एंड पेल्यू ने इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया ये क्या होता है। इसके पीछे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे की पॉइंट्स हैं कि किस क्रॉप में कब किस साइंटिस्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, कौन सा क्रॉप था, कितने हाइब्रिड बनाए गए उसको ये चेक करने के लिए। तो हम सिर्फ कंक्लूजन पे बात करेंगे, कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो डायरेक्ट इंश्योर करते हो कि हाँ ये डोमिनेंट जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इसका कंक्लूजन इस हाइपोथेसिस का डोमिनेंट का। तो इसमें बेसिक दो ही कंसेप्ट है। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट हाइपोथेसिस दो कंसेप्ट है। फर्स्ट, एट ईच लोकस, ठीक है, सभी लोकस पे, यानी एक कोई क्रोमोजोम है, एक पेरेंट है, इसके जितने भी लोकस होंगे, जहाँ भी जीन होगा उस सभी लोकस पे, ठीक है, अगर डोमिनेंट है तो वो फेवरेबल होगा, अगर रिसेसिव है तो वो अनफेवरेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट इसका, यानी कोई एक पेरेंट है, कोई प्लांट है, इसमें जीन का जितना भी लोकस है, जितना भी जीन के रहने का स्थान है, रहने का स्थान ही लोकस होता है। पार्ट ऑफ द डीएनए को ही हम जीन बोलते हैं और इसी पार्ट को हम लोकस बोलते हैं। तो सभी लोकस पे जितने भी डोमिनेंट जीन होंगे वो फेवरेबल होंगे और जितने भी रिसेसिव जीन होंगे वो अनफेवरेबल होंगे। यानी रिसेसिव जीन के पास कुछ डिलीटेरियस इफेक्ट होता है जो कि इसके परफॉर्मेंस को इनहिबिट करता है, रोकता है। जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं एक दूसरे के साथ तो इसके रिसेसिव के पास जो डिलीटेरियस इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, वो इसके परफॉर्मेंस को इनहिबिट करता है, रोकता है, इसलिए इसके परफॉर्मेंस में कमी आती है। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या हुआ कि सभी लोकस पे जो भी डोमिनेंट होगा वो फेवरेबल होगा। एट ईच लोकस द डोमिनेंट एलील्स हैज
alleles has favorable effect while इसके अपोजिट होगा while recessive alleles has unfavorable इफेक्ट। एक कंडीशन हो गया, यानी इस पेरेंट में जितने भी डोमिनेंट होंगे वो फेवरेबल होंगे जब भी हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो, और जितने भी रिसेसिव होंगे वो अनफेवरेबल होंगे हाइब्रिड बनाने के लिए। यानी जब भी यहाँ पे दोनों कैरेक्टर कंबाइन होंगे तो उस इस कॉम्बिनेशन में जो डोमिनेंट होगा वो फेवर करेगा और जो रिसेसिव होगा वो अनफेवरेबल होगा, यानी वो उसको रोकेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या होगा? एट हेट्रोजाइगस स्टेट यानी जब भी ये हेट्रोजाइगस स्टेट में आएगा। हेट्रोजाइगस स्टेट में कब आएगा? जब दो डिफरेंट कैरेक्टर कंबाइन करेंगे। एट हेट्रोजाइगस स्टेट the harmful effect of or you can say unfavorable effect, deleterious effect। ठीक है, रिसेसिव के पास जो डिलीटेरियस इफेक्ट होता है वो हार्मफुल होता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलियन आर masked by their dominant allele। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि जब भी हेट्रोजाइगस स्टेट में आएगा, जब भी दो कैरेक्टर कंबाइन होंगे, दो जीन एक साथ कंबाइन होंगे, तो इसका जो रिसेसिव एलील होगा, रिसेसिव के पास जो भी हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो डोमिनेंट के द्वारा मास्क कर दिए जाएंगे, सप्रेस कर दिए जाएंगे। यानी इसका जो हार्मफुल इफेक्ट इसके एक्सप्रेशन को रोक रहा था, ठीक है, उसको मास्क कर दिया जाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया जाएगा। यानी रिसेसिव के इफेक्ट को जब डोमिनेंट द्वारा मास्क कर दिया जाएगा तो ये जो फेवरेबल जीन है, डोमिनेंट जीन, वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा और यहाँ पे एट्रोसिस दिखेगा। ठीक है, एट्रोसिस हो जाएगा। क्लियर है? दो कंडीशन। फर्स्ट कि सभी लोकस पे, अभी देखिए अभी तो हम सिर्फ एक लोकस की बात कर रहे हैं, यानी जितने जीन होंगे उस सभी लोकस पे कंडीशन क्या है? एक डोमिनेंट जीन होना चाहिए जो कि फेवरेबल हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, जब भी हेट्रोजाइगस स्टेट में आएगा उस स्टेट में डोमिनेंट जीन द्वारा रिसेसिव के हार्मफुल इफेक्ट को मास्क कर दिया जाएगा। देन डोमिनेंट जीन एबल टू फ्रीली एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी ये अब अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकेगा। अगर ये मास्क नहीं किया जाता, इसके एक्सप्रेशन को मास्क नहीं किया जाता तो ये हार्मफुल इफेक्ट क्या करता है? हेट्रोजाइगस स्टेट में इसके एक्सप्रेशन को रोकता है, यानी इस हाइब्रिड के परफॉर्मेंस को फ्रीली परफॉर्म न होने देता है, कुछ ना कुछ ये इफेक्ट करता है। ठीक है, रोकता है, इसको सप्रेस करता है। अब ये इसके एक्सप्रेशन को ही मास्क कर दिया गया, तो अब ये क्या है? ये फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जहां तक करना हो। ठीक है, फुल्ली। तभी तो ये जो इसका एक स्केल होता है, परफॉर्मेंस का स्केल होता है, उसके स्केल के बाहर परफॉर्मेंस आता है। ये दो कंडीशन है डोमिनेंट हाइपोथेसिस का, यानी जिसमें डोमिनेंट जीन काम करता है एट्रोसिस में। तो इन दोनों कंसेप्ट के बेस पे कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो इन दोनों कंसेप्ट के बेस पे कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका? हेट्रोसिस result from the masking of harmful effect of recessive allele by harmful effect of recessive alleles by their dominant
बाय देयर डोमिनेंट एलील। इट्स ओके। कंक्लूजन क्या हुआ कि हेट्रोसिस कैसे आ रहा है, हेट्रोसिस का रिजल्ट क्या है कि जब भी ये रिसेसिव का हार्मफुल इफेक्ट है वो डोमिनेंट के द्वारा मास्क कर दिया जाता है तो हेट्रोसिस आ रहा है। सिंपली हेट्रोजाइगोट्स or you can say the combination of two parents or the combination of two genes does not ensure that the heterosis until unless the harmful effect of recessive gene masked by or you can say suppressed by the dominant gene। यानी जब भी दो कैरेक्टर को कंबाइन कर रहे हैं या फिर हेट्रोजाइगोसिटी बन रही है तो ये हेट्रोसिस को इंश्योर नहीं कर सकती जब तक कि रिसेसिव के हार्मफुल इफेक्ट को डोमिनेंट द्वारा खत्म न किया जा सके। ठीक है, अब ये सभी लोकस के लिए, यहाँ तो सिंपली दिख रहा है, लेकिन अब अगर लोकस बढ़ा दें, जीन की संख्या बढ़ा दें तो क्या होगा। मान लीजिए कोई कंडीशन आ गया ए बी बी, अब दो जीन हो गए यानी दो लोकस हो गया, एक पेरेंट हो गया, ये सेकेंड पेरेंट हो गया, क्रॉस विथ ए बी बी सी सी डी डी। इस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस बनेगा तो क्या होगा ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी तो दिख रही है। अब इस थियरी के अकॉर्डिंग ये क्या हेट्रोसिस है, इसमें हेट्रोसिस है, लेकिन डोमिनेंस थियरी के अकॉर्डिंग हेट्रोसिस नहीं है। ये अभी ओवर डोमिनेंस थियरी के अकॉर्डिंग इसमें हेट्रोसिस अभी डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, ओवर डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये क्यों इसमें हेट्रोसिस है। इसमें हेट्रोसिस नहीं है अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट थियरीज, इसमें हेट्रोसिस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन इसका क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट है कि सभी लोकस पे कोई ना कोई डोमिनेंट जीन होना चाहिए। अभी क्या है, इसके इफेक्ट को मास्क करने के लिए यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, इसके इफेक्ट को मास्क करने के लिए यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, लेकिन इसका क्या है, इन दोनों के इफेक्ट को कोई मास्क नहीं कर रहा है, यानी ये दोनों इसके एक्सप्रेशन में बाधा डालेंगे, इसके पास हार्मफुल इफेक्ट है। सेकेंड लाइन देखिए क्या कर रहा है, एट हेट्रोजाइगस स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील्स आर मास्क्ड बाय देयर डोमिनेंट एलील। यानी इसका और इसका कोई सप्रेसर नहीं है, इन दोनों के एक्सप्रेशन को कोई सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई जीन डोमिनेंट जीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हेट्रोसिस नहीं है। हेट्रोसिस कब होगा, जब इन दोनों के पास भी कोई ना कोई डोमिनेंट एलील है जो इसके एक्सप्रेशन को मास्क करे। ठीक है, जैसे अगर ये ऐसे हो ए बी सी डी क्रॉस्ड विथ ए बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी, इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पे सभी रिसेसिव के पास एक एक डोमिनेंट जीन है जो कि रिसेसिव के एक्सप्रेशन को मास्क कर सके, इनहिबिट कर सके, सप्रेस कर सके। ठीक है, तो इस कंडीशन में हेट्रोसिस है, यानी अगर इस प्रकार का कोई कंडीशन है इसमें हेट्रोसिस है, और इस पे कौन सा थियरी काम कर रहा है, डोमिनेंट हाइपोथेसिस, डोमिनेंट थियरी काम कर रहा है, यानी इसमें डोमिनेंट जीन के द्वारा हेट्रोसिस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, डेवलप हो रहा है। देखिए अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, एट ईच लोकस, यानी सभी लोकस पे, इधर भी डोमिनेंट जीन है, इसके लिए इधर डोमिनेंट जीन है। ठीक है, जो कि रिसेसिव के एक्सप्रेस को मास्क कर सके। ये रहा ओवरऑल डोमिनेंट हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस, यानी हेट्रोसिस को इंश्योर करने का डोमिनेंट जीन का थियरी। डोमिनेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहला जरूरी काम क्या है कि जितने भी डोमिनेंट जीन होंगे सभी लोकस पे वो फेवरेबल इफेक्ट रखेंगे, और जितने भी रिसेसिव एलील्स होंगे वो अनफेवरेबल इफेक्ट रखेंगे। यानी ऐसा प्लांट्स जिनमें डोमिनेंट जीन हो वो फेवरेबल हो, रिसेसिव जीन हो जो अनफेवरेबल हो, और जब भी दोनों एक साथ हेट्रोजाइगस स्टेट में आए तो ये रिसेसिव का जो हार्मफुल इफेक्ट है, अनफेवरेबल इफेक्ट है, वो डोमिनेंट द्वारा मास्क कर दिया जाए, तो उस प्रकार के प्लांट्स में, उस प्रकार के स्पेसीज में हेट्रोसिस आएगा। तो उसका रिस्पॉन्स, वो हेट्रोसिस किसके द्वारा होगा, डोमिनेंट जीन के द्वारा होगा।